ज्ञान की नगरी काशी में मेरे जी का प्रणाम। बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें हम लोगों ने जहाँ पे टॉपिक को एंड किया था कि कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग सीधी बात करेंगे, कोई बकवास इधर उधर की नहीं करनी है। हम लोग को सीधे जो टॉपिक है उसी पे बात करना है। कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर कहाँ होता है, फ्लावर क्या होती है, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। और फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की थी जिसको एंथर बोलते हैं, और उसमें माइक्रोस्पोर कहाँ होता है वो बात किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोस्पोर जो होता है वो एंड्रोसियम में जो एंथर वाला पोर्शन होता है उसमें होता है। एंथर का ये टीएस था, तो एंथर कट करने में कुछ ऐसा दिख रहा था जिसमें 4 वॉल लेयर हुआ करती थी। क्या क्या नाम हुआ करता, रिकॉल कीजिए जरा। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। क्या नाम था? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। सबसे आउटर जो 3 लेयर हुआ करती थी उसका काम होता था क्या? प्रोडक्शन एंड डाइसेंस ऑफ एंथर। और जो टेप्टम हुआ करती थी है, उसका काम क्या होता है? मेन काम होता है नरिशमेंट। उससे बहुत सारे काम होते हैं लेकिन मेन काम नरिशमेंट है। तो आपसे अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि इसमें से डाइसेंस ऑफ एंथर कौन हेल्प करता है, तो एंडोथीसियम। तो हम लोगों ने बात किया था कि यही है वो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल और टेप्टम। टेप्टम सिर्फ, जो थोड़ा सा टेप्टम की बात कर लेते हैं। टेप्टम सिर्फ नरिशमेंट ही नहीं देता माइक्रोस्पोर को, बल्कि जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो उसके चारों तरफ 2 वॉल लेयर होती है, इनर वॉल लेयर इंटाइन, और बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है। तो स्पोरोपोलिन का बनाने का में हेल्प करता है, मतलब ओवरऑल एक्साइन के लेयर को बनाने में हेल्प करता है। दूसरी बात, पॉलन किट। पॉलन किट को भी बनाता है। पॉलन किट क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे। यूविश बॉडी को भी बनाता है। तो ये डिफरेंट फंक्शन टेप्टम परफॉर्म करता है। इतने ढेर सारे फंक्शन पर टेप्टम परफॉर्म करता है, इसलिए जो टेप्टम की सेल होती है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। और एक कैलेज नाम का एंजाइम कुछ एंजाइम और हार्मोन भी बनाता है। तो कैलेज एंजाइम और साइटोकाइनिन हार्मोन बनाता है। ये कैलेज एंजाइम क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे इधर देखिए, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन एक बात मिसिंग है यहाँ पे, बीच में बोलना होगा मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ोगे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, ये बोलना मस्ट है, नहीं तो डेफिनेशन में स्पेशली अगर बोर्ड में आपको नंबर कम मिलेंगे, वैसे नीट में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इससे मियोसिस माइटोसिस के लिए क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए, जब मियोसिस हुआ माइक्रोस्पोर टेट्राड बने। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये सब एक दूसरे से अटैच्ड हैं। जब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं तो इनको अलग करने के लिए यहाँ पे ये एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, कैलेज। और उस कैलेज का काम क्या होता है? ये जो चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो कैलोज नाम की लेयर से जुड़े हुए हैं, और वो कैलोज नाम की जो लेयर होती है उसको डिसॉल्व करने के लिए कैलेज की जरूरत पड़ती है। जैसे सेलोज की वॉल को डिसॉल्व करने के सेलुलेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के प्रोटीएज, वैसे कैलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कैलेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। देखिए, तो वही बोल रहा है। और जिस जो ये मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको पॉलन मदर सेल या पोटेंशियल पॉलन भी कहते हैं। पॉलन मदर सेल मतलब पॉलन ग्रेन बनाने वाली पॉलन ग्रेन की माँ पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर की माँ माइक्रोस्पोर मदर सेल। या पोटेंशियल पॉलन इसलिए बोलते हैं कि हर उस सेल के पास हर सेल के पास कैपेसिटी है, पोटेंशियल है पॉलन ग्रेन बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग चलते हैं कि जब पॉलन ग्रेन बन चुका है तो पॉलन ग्रेन में कैसे उसका आगे मैच्योरेशन होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, ये सारी जो बातें चल रही हैं वो एंथर में हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो पॉलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है, अब इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो ये 2 सेल कंडीशन पहुंचेंगी। 2 सेल होगा, एक बड़ा होगा जिसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और दूसरा जो स्मॉल वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। तो बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल है और जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होता है। और जनरेटिव सेल जो होता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। तो वेजिटेटिव सेल इज फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, इसको ध्यान रखेंगे। और वेजिटेटिव सेल देखेंगे कि जो इसका सेल का शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये भी आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखिए,
ये 2 सेल स्टेज में आ चुका है। जैसे ही 2 सेल स्टेज में आता है, अब उस समय जो पॉलन ग्रेन होता है वो मैच्योर हो चुका रहता है। जैसे ही मैच्योर होता है, एंथर बस्ट हो चुका होता है, और पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज होते हैं, या एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू, कैसे भी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पे पहुंचता है। तो मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, ये 2 सेल स्टेज में होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के फॉर्म में। लेकिन कभी, और ये जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, और जैसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, जेनेटिव सेल फिर से डिवाइड करेगा, वह जेनेटिव सेल फिर से डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, तो अब पूरी जो सेल हो चुकी है वो 3 सेल्स कंडीशन में पहुंच चुकी है। ये जनरली क्या होता है, 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज कब होती है, जब ये पॉलन ग्रेन पहुंचता है कहाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद। लेकिन जो लेस देन 40% में ये एंथर जो होता है, एंथर में रहते हुए ये जेनेटिक सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देती है। 3 सेल स्टेज में ही ये यहाँ से वहाँ पहुँचती है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, मतलब मोर देन 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है 2 स्टेज में होता है, और 3 स्टेज में क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे। ये जेनेटिक सेल डिवाइड करके 2 सेल और बना लेती है, और दोनों सेल को बोलते हैं क्या, मेल गैमेट, वो भी बनाती है माइटोसिस से। ध्यान रखेंगे यहाँ माइटोसिस होता है, क्यों, ये पहले ही हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड में मियोसिस होकर और प्लॉइडी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए माइटोसिस होगा और 2 मेल गैमेट बनते हैं, और दोनों प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते हैं आगे हम लोग। देखिए पॉलन ग्रेन बस्ट कहाँ होता है, स्ट्रोमियम रीजन होता है, यहाँ से बस्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब ये बस्ट करता है 1000 ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, कहाँ से, एंथर में से एक बार में, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा पॉलन ग्रेन है, एक पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में भी हम लोग बात करके आए हैं। ये पॉलन ग्रेन में देखिए ये वेजिटेटिव सेल बड़ा है, और ये क्या है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल स्मॉल होता है और वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है। और ये देखिए सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोल रहे हैं, एक्साइन बोल रहे हैं, उसके अंदर वाली सेल को क्या, लेयर को क्या बोल रहे हैं, एंटाइन बोल रहे हैं। जो एक्साइन होती है, एक्साइन वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, और स्पोरोपोलिनिन ऐसा मटेरियल है या ऐसा सब्सटेंस है जिसको दुनिया में ना कोई एसिड, ना कोई एल्कली, ना कोई टेम्परेचर, ना कोई प्रेशर, ना वाटर, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को खत्म कर सके। मतलब इनडिग्रेडेबल एलिमेंट है, कोई नॉन डिग्रेडेबल एलिमेंट है, कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई दुनिया में ऐसा नहीं बना जो स्पोरोपोलिनिन को खत्म कर सकता हो। उसके नीचे जो एंटाइन है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जिसको पैक्टोसेलुलोजिक भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि जो बाहर से बाहर वाली लेयर है एक्साइन, वो किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, और नॉन डिग्रेडेबल होता है। ये देखिए पोलिनिन के डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है। और इसमें देखिए ये वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस है, और ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो जनरली ये नियरली स्फेरिकल शेप का होता है। इसका जो डायमीटर होता है ये 20 से 25 माइक्रोमीटर होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। मेल गैमेटोफाइट इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल गैमेट को बियर करता है उसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं।
तो मेल गैमीट को बियर करने वाला मेल गैमीटोफाइट, तो अभी हम लोग बात करके आए कि जेनेटिक सेल डिवाइड करके दो आगे मेल गैमीट बनाता है, दो मेल गैमीट बना लेगा, इसलिए पोलन ग्रेन को आपकी एनसीईआरटी लिखती है पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमीटोफाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वही अभी हम लोग बात कर रहे हैं। डेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा एक बार। अभी ये देखिए एक्साइन इंटाइन लिखा हुआ है, एक्साइन किसकी बनी हुई है, ये देखिए, देख लीजिए आप लोग, नोट करते जाइएगा, स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, कोई इसको डिग्रेड नहीं करता, इसको बहुत ध्यान रखना है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार, तो ये आपके बहुत काम की चीज़ है और आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा जंप ओर, जंप ओर क्या होता है, जंप ओर वो जगह है जहाँ पे कि एक्साइन एब्सेंट होता है। ये देखिए, ये जो आपको इनफोल्डिंग्स दिख रही है ये एक्साइन है, और जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रहा है मतलब वहाँ पे वो क्या है, एक्साइन एब्सेंट है। ऐसा 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 पोजीशन या ऐसा लोकेशन हमारे पॉलन ग्रेन में जहाँ एक्साइन एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर की ज़रूरत इसलिए होती है कि जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो इसी जर्म पोर से बाहर आएगा, तो इसलिए जर्म पोर को होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये एक लाइन अभी आ रही होगी यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन इज प्रिजर्व्ड फॉसिल, क्योंकि ये एज अ स्पोरोपोलिनिन यहाँ होता है, इसलिए अब समझिएगा इस बात को कि ये अभी अब हम लोग बात किए कि स्पोरोपोलिन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मतलब जहाँ भी होगा ये वैसे होगा, चाहे 1 लाख साल पहले अगर कोई प्लांट का पॉलन ग्रेन कहीं पड़ा हुआ होगा तो वो अभी भी मिलता है। इसीलिए कहीं भी अगर हम किसी को पता करना होता है, अगर साइंटिस्ट बताते हैं इस एरिया में ऑयल और नेचुरल गैसेज हैं, इधर इधर हमको चेक करना है, इधर हमको ऑयल और नेचुरल गैसेस को निकालना है, जब खुदाई शुरू करते हैं वहाँ पे तो होता क्या है, जब बहुत अंदर तक डीप माइनिंग करते हैं, माइनिंग करते समय अगर उनको रास्ते में मिट्टी में पॉलन ग्रेन मिलने लगा, अगर पॉलन ग्रेन मिलने लगा तो ये बहुत ही अच्छे इंडिकेशन को माना जाता है, और वो आगे माइनिंग करते रहते हैं कि आगे नेचुरल गैसेस ऑयल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल और नेचुरल गैसेस जनरली वहाँ होते हैं कि जहाँ पहले बहुत जंगल हुआ करता था, और वहाँ पे जंगल हुआ करते थे, प्लांट्स हुआ करते थे, ड्यू टू एनी क्लाइमेटिक कंडीशन वो अंदर चले गए और मिट्टी में चले गए, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में वो कोयला ऑयल नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो प्लांट रहे होंगे, तो पॉलन ग्रेन भी तो रहे होंगे, और पॉलन ग्रेन रहा होगा तो स्पोरोपोलिनिन भी रहा हुआ होगा। स्पोरोपोलिनिन है तो मतलब उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, वो तब भी था और अब भी है, इसलिए एट द टाइम ऑफ माइनिंग जो पॉलन ग्रेन पाया जाता है ये गुड इंडिकेशन होता है कि यहाँ नेचुरल गैसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर नहीं मिलती है तो वो वहाँ पे माइनिंग लोग बंद कर देते हैं, उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ आपके ये बोला जा रहा है, पॉलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड फॉसिल एज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ये प्रिजर्व था, फॉसिल है, जो पहले भी था अभी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि एक्साइन कार्ड नहीं पॉलन ग्रेन का डिफरेंट शेप पाए जाते हैं, क्योंकि ये इसका शेप चेंज होता है तो पॉलन ग्रेन का भी शेप क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एंटाइन की। एंटाइन अभी हम लोग बात करके हैं कि ये पैक्टोसेलुलिक होती है, ये इनर वॉल होती है, ध्यान रखेंगे। इनर वॉल किसकी बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज, मतलब सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ये थिन होती है, और जो स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, थिक होता है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये थिक है और ये थिन है। और ये हार्ड होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग बात करके मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, हम लोग ये सब बात कर चुके हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे।
ठीक है, नोट कर लीजिए, वही बातें हैं जो हम लोग अभी बात करके आए हैं। हाँ, एक बात छोटी सी इसमें ध्यान रखनी है कि वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है। ये आप छोटी सी बात है, आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये भी बात की थी कि जनरेटिव सेल क्या होता है कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ भी ये भी दिखा स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है और डेंस साइटोप्लाज्म है, हम लोग बात कर चुके हैं ये सब। साइटोप्लाज्म डेंस क्यों है, क्योंकि सेल छोटा है, जब सेल छोटा है न्यूक्लियस होगा तो साइटोप्लाज्म की डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। सिक्सटी परसेंट ज़्यादा क्या होते हैं, 2 सेल स्टेज में जाते हैं, और कुछ में 3 सेल स्टेज में भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे माइटोटिक डिवीजन अभी हम लोग बात कर चुके हैं, माइटोटिक डिवाइस होके क्या करते हैं, ये 2 सेल स्टेज में जाते हैं। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, बस इसको नोट करते जाइए आप लोग। चलिए अब आते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था हमारा एंथर, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको एंडोसियम बोलते हैं, एंथर और फिलामेंट वाला पोर्शन है, ये देखते ही आप लोग। अब एक बात आती है वाइबिलिटी पीरियड की। अब बात आती है कि जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, पॉलन ग्रेन रिलीज होकर मान लेते हैं ये फ्लावर का स्टिग्मा पोर्शन है, स्टिग्मा तक पहुंचा, पॉलन ग्रेन से निकलने, एंथर से रिलीज होने के बाद स्टिग्मा पे पहुंचने के तक, अगर जब तक वो जिंदा है, मतलब जो उसकी लाइफ स्पैन है उसी को बोलते हैं वाइबिलिटी पीरियड। कब तक वाइबल है, कब तक जिंदा है, कौन, पॉलन ग्रेन। यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ तक पहुंचा। ये बहुत सारे प्लांट में अलग अलग डिपेंड करते हैं कि कौन सा प्लांट है। जैसे अगर बात करें वाइबिलिटी पीरियड, अगर कुछ प्लांट हैं उनकी लगभग 30 मिनट होती है, जैसे आपके वीट हुआ, राइस हुआ, इनके जो पॉलन ग्रेन है उनकी वाइबिलिटी पीरियड कितनी होती है, 30 मिनट होती है। अगर 30 मिनट तक वो पहुंच गए स्टिग्मा पे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो खत्म हो जाते हैं, दूसरे पॉलन ग्रेन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इस वाइबिलिटी पीरियड को मेंटेन रखने के लिए उनको अगर, लेकिन हमको ज़रूरत है आगे, कहीं से निकला 30 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन हमको ज़रूरत है 2 दिन बाद उस पॉलन ग्रेन को यूज़ करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में उस पॉलन ग्रेन को लेके हम लोग प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जिसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे किसी चीज़ को प्रिजर्व करना। वेरी लो टेम्परेचर मतलब कितना, -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, इस कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो पॉलन ग्रेन को उसमें प्रिजर्व करते हैं और जब जरूरत पड़े तो उसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो क्या सारे की इतनी होती, नहीं, कुछ प्लांट, कुछ फैमिली ऐसी भी है, जैसे लेगुमिनेसी है, सोलिनेसी है, रोजिएसी है, उनकी जो वाइबिलिटी पीरियड होती है लगभग मंथ तक होती है, 1 मंथ तक होती है, उससे ज़्यादा भी होती है। तो ये हर प्लांट या पे अलग अलग वेरिएबल होता है। तो क्या सिर्फ ये प्लांट पे डिपेंड करता है या और किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, हाँ, ये और भी अदर चीज़ें हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी भी ठीक, अगर बहुत कम है, बहुत ड्राई कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि पॉलन की वाइबिलिटी पीरियड बहुत कम हो जाती है। अगर पॉलन रिलीज हुआ, बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 40-45 चल रहा है, बहुत मई जून का महीना तक पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी पीरियड बहुत कम होती है, खत्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर वही जल्दी पहुँच जा रहा है, अगर हमारा ये मार्च अप्रैल का मौसम है, फैब का मौसम है, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होती, 20-25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए बहुत ऑप्टिमम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ये आगे जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। एक बार कर्नाटका में नीट अलग से हुआ तो वहाँ आ गया था, तो वहाँ ऑप्शन में 30 मिनट, 30 आवर, 30 सेकेंड, इस तरह से ऑप्शन दे दिया था। तो आप इसको 1/2 आवर याद रखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 30 मिनट्स को आप 1/2 आवर रख लेंगे तो क्लोज ऑप्शन बनाएगा, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वही आप लोग को याद रखेंगे, LRS, लेगुमिनेसी, रोजिएसी एंड सोलिनेसी, इन तीनों में मंथ्स तक हमारी क्या होती है, वाइबिलिटी पीरियड होती है। ये आपके एग्जाम में कई बार आए होती है, इधर लगभग हम बात करें 5 साल में कम से कम 3 बार आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग कि हम लोग और भी कोई यूज़ करते हैं पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन का हम लोग बताते हैं, पॉलन टैबलेट बनाते हैं, पॉलन सिरप बनाते हैं।
पॉलन टैबलेट, पॉलन सिरप क्या होता है? जनरली इसका क्रेज वेस्टर्न कंट्रीज में है। ये पॉलन ग्रेन से जो हनी कलेक्ट करती हैं उससे टैबलेट और सिरप बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को बढ़ाने वाला होता है, एनर्जी को बढ़ाने वाला होता है। तो वेस्टर्न कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्चुअली इसका पर्पज़ एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो आप लोग सोच रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका क्यों यूज़ करते हैं? जनरली होता क्या है कि हॉर्स रेसिंग में पहले हॉर्स को ये दिया जाता है। एथलेटिक्स जो होते हैं वो अपने गेम के पहले इसको लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बढ़ाती है। जैसे जिस तरह से अगर कोई ड्रग्स लेते हैं, स्टेरॉयड लेते हैं, उसकी तरह ये काम करता है। तो जनरली होता क्या, ये नेचुरल सोर्सेज हैं, तो इसके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आते हैं। जैसे कोई ड्रग्स लेके कोई गेम खेलता है तो डोप टेस्ट में उसका नेगेटिव आता है तो उसको बैन कर दिया जाता है। लेकिन ये भी एनर्जी उसी तरह से बढ़ाता है, लेकिन इसका कोई टेस्ट में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। नेचुरल सोर्स होता है, इसके लिए कोई बैन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए इसको एथलेटिक्स लेते हैं। हॉर्स रेस से पहले हॉर्स को भी दिया जाता है कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहे और इसको यूज़ कर सकें। इसका वेस्टर्न कल्चर में ट्रेंड्स ज़्यादा है, इंडिया में बहुत कम है, और कि इसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। वही देखिए, बी पॉलन नाम से मिलता है। आपकी बुक में भी इसका इस तरह के कुछ फिगर दिए हुए हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात किए थे कि लिक्विड नाइट्रोजन में कैसे स्टोर करते हैं, और पॉलन में स्टोर करते हैं, इसको पॉलन बैंक कहते हैं, ठीक है। और इसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी यूज़ करते हैं। स्पर्म ओवम को भी प्रिजर्व करना है तो उसी तरह से प्रिजर्व कर लेते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में। एक्चुअली ये ex-situ कंजर्वेशन में आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे इसको कि सिरप इनक्रीज परफॉर्मेंस इंक्रीज करने कौन, एथलीट्स और हॉर्स रेसिंग में। ठीक है, अब एक बात ध्यान, ये वाली पार्ट को लिखेंगे, यहाँ से कभी कभी आते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो एलर्जी कॉज करते हैं, जिसको बोलते हैं, और जो प्लांट से एलर्जी कॉज करते हैं उसको बोलते हैं एरो एलर्जेंस। एलो एलर्जेंस मतलब जो एयर से एलर्जी फैलती है उसको एलो एलर्जेंस बोलते हैं। तो एयर से एलर्जी पहुंचाने वाले प्लांट जो होते हैं वो सबसे मोस्ट कॉमन है, जिसको बोलते हैं पार्थिनियम, या इसको बोलते हैं कैरेट ग्रास, या इसको बोलते हैं कांग्रेस ग्रास। पार्थिनियम, कांग्रेस ग्रास, कैरेट ग्रास एक ही है। चिनोपोडियम, जिसको हम लोग बथुआ भी कहते हैं, उससे भी एरो एलर्जेंस प्रोड्यूस होते हैं, उसके पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं एरो एलर्जेन, जिससे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस जैसे डिसऑर्डर होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, ये भी कभी कभी एग्जाम में आया हुआ है आपके, तो ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंडोसियम हो चुका है, मैक्सिमम चीजें हो चुकी हैं इसकी। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट में अब आते हैं हम लोग गायनेसियम की तरफ। गायनेसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ग्रुप ऑफ पिस्टिल एंड कार्पेल, जिसको हम बोलते हैं गायनेसियम। गायनेसियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। ये मेरा हाथ देखिए, स्टिग्मा, ये स्टाइल, ऐसे याद रखेंगे, स्टिग्मा, ये मेरा अपर पोर्शन स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी। द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, मेरे हाथ को देखिएगा, अपर जो मेरे जो थंब के सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। तो जिसपे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है तो इसको बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। स्टाइल, लॉन्ग पोर्शन, थ्रेड लाइक पोर्शन, सिलिंड्रिकल पोर्शन इज कॉल्ड स्टाइल, एंड बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द ओवरी, बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल और कार्पेल इज ओवरी, उभरा हुआ पार्ट। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, ओवरियन कैविटी होती है, उस ओवरियन कैविटी में क्या होते हैं? लॉक्यूल होते हैं, और उसी में क्या होते हैं? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो आगे आइए देखते हैं उस इमेज को अच्छे से हम लोग। तो ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़े हैं। किसी भी फ्लावर में एक कार्पल भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब एक कार्पल होगा तो उसको मोनोकार्पलरी बोलेंगे, जब एक से ज़्यादा होगा उसको मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। लेकिन जब एक कार्पल होगा तो मोनोकार्पलरी है, मोनो मीन्स एक, कार्पल मीन्स कार्पलरी मीन्स कार्पल, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। लेकिन मल्टी कार्पलरी में 2 कंडीशन होती है। जब मान लीजिए मेरी उंगलियां हैं, ये कार्पल्स हैं, अब ये कार्पल्स अगर फ्री हैं तो मल्टी कार्पलरी है, लेकिन फ्री है तो इसको बोलेंगे एपोकार्पस। लेकिन सारे कार्पल कुछ इस तरह से फ्यूज हो जाए, जैसे मेरे हाथ फ्यूज हो गए हैं, इसको बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। तो एपोकार्पस, सिनकार्पस याद रखेंगे। तो एपोकार्पस का एग्जांपल क्या होता है? एपोकार्पस, अरे लोटस रोज माइचेलिया, एपोकार्पस। सिनकार्पस, मस्टर्ड, टोमेटो और पापावर। ये 11th 12th के दोनों को एग्जाम्पल को हम एक साथ बोल रहे हैं।
यहाँ पे देखिए 11th में आपका एपोकार्पस का एग्जाम्पल दिया है लोटस रोज, ठीक है, और यहाँ पे दिया है माइचेरिया। देखिए यहाँ पे ये देखिए एपोकार्पस, ये देखिए ये मल्टी कार्पेल कंडीशन है, ढेर सारे कार्पल है, ठीक है। देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। अब ये दो कंडीशन दिया है, सारे ओवरी ऐसे फ्यूज हो गए हैं, सिनकार्पस सारे ऐसे फ्री हैं तो एपोकार्पस। अब ये माइचेलिया जिसको आप हिंदी में चंपा बोलते हैं, उसके फ्लावर का एक एग्जांपल दिया गया है। ये देखिए मल्टी कार्पेल एपोकार्पस इनकार्नेशन इन माइचेलिया, और लोटस रोज एग्जांपल भी दिया, तो तीनों याद रखेंगे, लोटस रोज एंड माइचेलिया आर और सिनकार्पस में क्या था, वहाँ मस्टर्ड और टमाटो था, और यहाँ पे क्या हो गया पापावर्ज। पापावर आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे या जो लोग पढ़ चुके हैं वो ध्यान रखेंगे, पापावर बोलते हैं पॉपी प्लांट, पापावर सेमनीफरम दैट इज पॉपी प्लांट। इससे क्या ऑप्टेन करते हैं, क्या ऑप्टेन करते हैं, अरे मॉर्फिन बनाते हैं हम लोग, इसी से ऑप्टेन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वहाँ आप लोग पढ़िएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है। वही आगे दिखा गया है, जब फ्यूज है तो सिनकार्पस और फ्री है तो एपोकार्पस। आगे आगे देखिए इसमें, अब ये फ्लावर के पार्ट्स हैं, हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और ये देखिए एंथर फिलामेंट, मेल रिप्रोडक्टिव और पेटल सेपल, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा फिर से। आगे इसको बढ़ते हैं, 3 पार्ट्स, वही पिस्टिल के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है, वही स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखते जाइए, लैंडिंग जो बात बताए हैं वही सब लिखा जा रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्टाइल हो गया, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या हो गया, स्टाइल, ठीक, और बेसल बल्ज पार्ट क्या हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है तो ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ये देखिए फिगर है गैनेसियम का, ये रियल फिगर है, आप इसको देख सकते हैं, ये ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर क्या है, खाली जगह है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरियन कैविटी या लोक्यूल बोलते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं। इसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो प्लेसेंटा होता है वो क्या बनाता है, ओव्यूल बना लेता है, और ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग पढ़े थे प्लांट किंगडम में, स्पोरेंजिया मीन्स वो कवरिंग जिसके अंदर वो स्पोर पाया जाता है। स्पोरेंजिया किसको बोलते हैं, जिसमें स्पोर पाया जाता है। अगर माइक्रोस्पोर जिसमें पाया जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोर जिसमें पाया जाएगा मेगास्पोरेंजिया। तो व्यूल के अंदर मेगास्पोर पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया, और एंथर को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते थे, अरे उसी के अंदर एंथर नहीं, एंथर में जो अंदर थीका होती है, पोलन थीका, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी तो बोलेंगे, उसी के अंदर तो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ओवरी का, ओव्यूल का नंबर हर ओवरी में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जैसे कोई जिसमें एक सीड वाला प्लांट है, वो एक ओव्यूल वाला, जिसमें एक सीड होगा, ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो जिसमें एक ओव्यूल है वो 1 सीडेड प्लांट है, जिसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल है वो मल्टी सीडेड प्लांट है। आप लोग एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें मैंगो की, तो मैंगो में क्या हो गया, एक ओव्यूल तो एक ही सीड बना, और आपका जैसे टोमेटो हो गया, मस्टर्ड हो गया, बहुत सारे होंगे, और गुआवा हो गया, इसमें क्या एक से ज़्यादा क्या है, हमारे एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी की वॉल है, वो फ्रूट वॉल बनाएगी, ये अंदर ओव्यूल है। इस ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। देखिए ध्यान दीजिएगा, ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, लेकिन जितने भी रेफरेंसेस होते हैं, जितने भी रेफरेंस होते हैं, हम लोग एट्रोपस ओव्यूल के हिसाब से रेफरेंस लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एट्रोपस ओव्यूल इज अ प्रिमिटिव ओव्यूल। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, पहले एट्रोपस ओव्यूल के बारे में सुन लीजिए। वो ओव्यूल जो सबसे पहले आया था वो एंशियंट ओव्यूल या प्रिमिटिव ओव्यूल, वो हम लोग एट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। और ये जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो एट्रोपस ओव्यूल कहाँ पाया जाता है, वो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है एट्रोपस ओव्यूल। तो भले ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, मोस्ट एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जिस सबका जो लोकेशन है, जितनी चीज़ें हैं इसमें, सबका जो लोकेशन है, सबकी जो बारे में बात करेंगे, वो हम बात किसके हिसाब से करते हैं, एट्रोपस ओव्यूल के हिसाब से रेफरेंस लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम लोग करेंगे। अभी ये फिगर देखिए कि ओव्यूल में
ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है, और ये माइक्रोपाइल रीजन है। इधर क्या इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक। तो ध्यान रखेंगे माइक्रोपाइल वो रीजन है जहां से कि पॉलन ग्रेन इंटर करेगा, इंटर करके अंदर आएगा। इंट्यूगमेंट देखिए ओव्यूल से सीड बना, तो इंट्यूगमेंट क्या करेगा, सीड कोड बनाएगा। एक आउटर इंट्यूगमेंट है, एक इनर इंट्यूगमेंट है। तो आउटर इंट्यूगमेंट क्या करेगा, आउटर सीड कोड का आउटर पार्ट बनाएगा जिसको बोलते हैं टेस्टा, और इनर इंट्यूगमेंट क्या बनाएगा, इनर पार्ट जिसको बोलेंगे क्या, टेगमेन। ठीक है। और ये जो न्यूसेलस है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब सीड बनता है तो न्यूसेलस कभी कभी खत्म हो जाता है, यूज हो जाता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी सीड में न्यूसेलस रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। ऐसा सीड जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। रेमिनेंट पार्ट ऑफ सीड न्यूसेलस प्रेजेंट इन सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। ऐसा सीड जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट होता है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। उसका एग्जांपल होता है सुगर बीट। ध्यान रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में आया है ब्लैक पेपर, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आपसे पूछा जाए पेरिस्पर्म कहाँ प्रेजेंट है, तो बोलेंगे सीड में, रूट में नहीं, बीट रूट नहीं। शुगर बीट बोल दिया तो आप रूट मत समझिएगा, उसके सीड में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पेरिस्पर्म वर्ड है। स्पर्म वर्ड बायो में, बॉटनी में जब भी यूज होगा सीड के लिए यूज करते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, ये प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल है, ये ओव्यूल है। दो ओव्यूल है तो दो सीड बनेंगे। प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा ये नरिशमेंट देता है, और फ्यूनिकल क्या है, जिससे ये प्लेसेंटा से अटैच है। और ओव्यूल, ये ओव्यूल को भी किससे जोड़ता है, आपके ओवरी के वॉल से जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। अब देखिए कि फ्यूनिकल क्या है, ओव्यूल, देखिए वही तो बोल रहे हैं, ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल। देखिए ये आपका ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, और ये स्टॉक है। तो अगर बोलें ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच किस चीज़ से है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। ऐसे समझिए, ये मेरा हाथ ओव्यूल है, मेरी जो मुट्ठी बंद मुट्ठी है ये ओव्यूल है, और ये क्या है, फ्यूनिकल है, और ये मेरा हाथ प्लेसेंटा है। देखिए, तो ये ओव्यूल प्लेसेंटा से कैसे अटैच है, तो ये एक स्टॉक से अटैच है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल, फ्यूनिकल बोल रहे हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये नीचे की तरफ आया, फ्यूनिकल आके कहाँ जुड़ा, ओव्यूल जुड़ा। ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल आके ओव्यूल से जिस पोजीशन पे जुड़ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, हाइलम। व्हाट इज हाइलम, इट इज जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ठीक है। ओव्यूल किससे, बॉडी से। ये आपके एग्जाम में दो दो बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये वाली लाइन स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है। और वही बोल रहा है कि इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, आउट इंट्यूगमेंट, आउटर, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर इंट्यूगमेंट एंड इनर इंट्यूगमेंट। और माइक्रोपाइल क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, और स्मॉल ओपनिंग का क्या होता है, गैसियस सेक्शन में भी हेल्प करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और पॉलन ग्रेन भी इसी के थ्रू इसके अंदर एंटर करता है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोपाइल है, इसके जस्ट अपोजिट वाला पोर्शन को बोलते हैं चैल्जर एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर माइक्रोपाइल उसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया, चैल्जर एंड होगा। चलिए अब ओव्यूल के और इनलार्ज इमेज को देखिए। ठीक है। वही अभी हम लोग बात करके आए, न्यूसेलस क्या करता है, रिजर्व फूड प्रोवाइड करता है, हम लोग बात करके आए हैं, जो ओव्यूल को देता है। अब ध्यान दीजिएगा, ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट एम्ब्रियो सैक क्यों, ये नाम क्यों पड़ा, जिसके अंदर फीमेल गैमिट है उसको फीमेल गैमिटोफाइट हम लोग बात करके हैं। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमिटोफाइट, क्योंकि वहाँ जनरेटिव से डिवाइड करके दो मेल गैमिट बनाती थी, इसलिए क्या बोले, पॉलन ग्रेन को मेल गैमिटोफाइट बोल दिए। ठीक है। लेकिन मैच्योर जब पॉलन ट्यूब बन जाता है तब मेल गैमिटोफाइट रहता है, ध्यान रखेंगे इसका भी। यहाँ पे फीमेल गैमिट है तो इसको फीमेल गैमिटोफाइट बोले। जहाँ फीमेल गैमिट है वहीं पॉलन ग्रेन पहुँचेगा, मेल गैमिट पहुँचेगा, मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज करेगा, फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ऐसा सैक जिसके अंदर एम्ब्रियो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे इसके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और इसके आगे वाली जो बातें हैं
हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर कैसे एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्या है, 7 सेलेट न्यूक्लियोटाइड कंडीशन क्या होती है, उन सबको देखेंगे। और फिर कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पॉलिनेशन को देखेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको आप घर पे जाके अपने एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन लगाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।